Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, Government College, बेरोड। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। विद्यार्थियों, हम स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने स्विट्ज़रलैंड के फंडामेंटल राइट्स की बात की थी। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम फेडरल सिस्टम ऑफ स्विट्ज़रलैंड के बारे में देखेंगे और अपने व्याख्यान के अंतर्गत ये समझेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत संघीय व्यवस्था किस तरह से कार्य करती है। स्विट्ज़रलैंड की संघीय व्यवस्था की हम बात करें तो स्विट्ज़रलैंड के बारे में पूर्व के वीडियोस में भी बताया गया था आपको कि स्विट्ज़रलैंड क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से एक छोटा राज्य है, लेकिन यह छोटा राज्य विविधताओं से इतना परिपूर्ण है जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और रशिया आदि। इसी कारण स्विट्ज़रलैंड में भी अमेरिका, भारत और आदि देशों की भांति फेडरल सिस्टम को अपनाया गया है। इसके फेडरल सिस्टम के बारे में ब्रुक्स ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड इज़ अ फेडरल गवर्नमेंट एंड thus is fundamentally similar to a German Empire and the American Federation। ब्रुक्स ने कहा है कि स्विट्ज़रलैंड की एक संघीय शासन व्यवस्था है और मूल रूप से वह जर्मन साम्राज्य व अमेरिका के संघ जैसी है। इसी तरह इनके बारे में जूचर ने लिखा है कि फेडरलिज्म इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्ट्रिन अपॉन विच the government of Switzerland is now posited। मीन्स जूचर्स का ये कहना है कि संघवाद वह मूल वैधानिक सिद्धांत है जिस पर कि स्विट्ज़रलैंड का शासन आधारित है। ये दो डेफिनेशंस ब्रुक्स और जूचर के द्वारा संघीय व्यवस्था के बारे में दी गई है। इसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि स्विस राज्यमंडल 23 संप्रभुत्व कैंटनों की जनता से मिलकर बना है। अतः संविधान की इस भाषा के आधार पर कुछ लोगों का मत है कि स्विट्ज़रलैंड एक राज्यमंडल है, संघ राज्य नहीं। उनका ये मानना है कि संविधान में कैंटनों को संप्रभुता संपन्न कहा गया है और संप्रभु इकाइयाँ एक राज्यमंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। और दूसरा उनका तर्क यह भी है कि 1848 की जिस व्यवस्था के आधार पर इसका गठन हुआ है वह एक संधि मात्र है और वह संविधान नहीं है, और संधि एक राज्य मंडल को ही जन्म दे सकती है, संघ राज्य को नहीं। किंतु वास्तविकता यह है कि स्विट्ज़रलैंड एक संघ राज्य है, राज्य मंडल नहीं है, क्योंकि राज्य मंडल का अर्थ राज्यों के उस ढीले ढाले संघ से होता है जिसमें सशक्त केंद्रीय सत्ता का अभाव हो और जिसमें इकाइयों को केंद्र से संबंध विच्छेद करने की स्वतंत्रता हो। लेकिन स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय सत्ता पर्याप्त शक्तिशाली है और कैंटनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस तरह से हम कहेंगे कि वास्तव में स्विट्ज़रलैंड के लिए राज्यमंडल शब्द भ्रमात्मक है और यह एक संघ राज्य है। अतः स्विस संविधान के संघवादी तत्वों को हम निम्न रूपों में समझते हैं। इसके अंतर्गत ये कहा गया है, इट्स अ रिटन एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है जिसमें केंद्रीय सरकारें और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहती हैं और दोनों में से किसी सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सेकेंडली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे डिवीज़न ऑफ पावर्स। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसके अंतर्गत विशेष बात यह है कि ये दोनों पक्ष अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं और स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। थर्डली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। जुडिशरी की हम अगर इसके अंतर्गत बात करें
तो न्यायपालिका की सर्वोच्चता का तात्पर्य यह है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा और उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी, और यदि संघ अथवा इकाइयों की ओर से अपने कार्यों अथवा कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध है अवैध घोषित कर सकती है। फोर्थली, इसके अंतर्गत हम देखते हैं इक्वल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिट्स इन अपर चैम्बर मीन्स उच्च सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि संघात्मकता का एक सहायक तत्व ये है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व इसके अंतर्गत दिया जाता है, और स्विट्जरलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए ही संघीय सदन के द्वितीय सदन में सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। फिफ्थली, इसके अंतर्गत हम देखते हैं पावर्स ऑफ यूनिट इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। संघीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में इकाइयों को भी उचित अधिकार दिया जाता है तथा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। सिक्सथली, हम इसके अंतर्गत देखते हैं ट्रिपल सिटीजनशिप, तिहरी नागरिकता की हम इसके अंतर्गत बात करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, प्रथम तो संघीय नागरिकता और सेकेंडली राज्य की नागरिकता। लेकिन सिविक संघ इस दृष्टि से एक कदम आगे है, वह प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि स्विट्जरलैंड के ऐसे प्रत्येक निवासी को जिसे म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त हो, स्विट्जरलैंड की नागरिकता प्राप्त होगी। नागरिकता प्राप्ति का क्रम है म्यूनिसिपैलिटी की नागरिकता, कैंटन की नागरिकता और उसके उपरांत स्विस संघ की नागरिकता। इस तरह से स्विट्जरलैंड में तिहरी नागरिकता का कॉन्सेप्ट अपनाया गया है। वस्तुतः संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाता है, अतः भारतीय संविधान के द्वारा भी संघीय व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों को ग्रहण कर लिया गया है, और स्विस संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक न अपनाए जाने के कारण इसे संघीय शासन मानने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस तरह से हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड के संविधान के अंतर्गत किस तरह से इन्होंने संघवादी तत्वों को निम्न रूपों में समझाने का प्रयास किया है। तत्पश्चात हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कैंटनल एंड फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्विस फेडरेशन, कि स्विस संघ में कैंटन और संघीय शासन का संबंध जो है वो किस प्रकार का है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि स्विस संघ का निर्माण अमेरिकी संघ की सम्मिलन प्रक्रिया, जिसे हम इंटीग्रेशन प्रोसेस कहते हैं, इंटीग्रेशन प्रोसीजर द्वारा हुआ है। 13वीं सदी में 3 कैंटनों ने मिलकर राज्यमंडल का निर्माण किया, जिनकी संख्या वेस्टफेलिया की संधि के समय 13 हो गई थी और 1850 में वियना कांग्रेस के समय 22 हो गई है। 20वीं सदी के अंतिम दशक के एक और कैंटन जूरा स्विस परिसंघ में शामिल हुआ। इस प्रकार कैंटनों की संख्या 23 हो गई है। 23 कैंटनों के नाम स्वयं संविधान के प्रथम अनुच्छेद में दिए गए हैं, जिसका अर्थ यह लगाया जाता है कि यदि स्विस संघ में अन्य कोई पड़ोसी प्रविष्ट करना चाहे तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन आवश्यक होगा। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि किस तरह से पूर्ण कैंटन और इस संघीय कैंटन और स्विस संघीय कैंटन के अंतर्गत रिलेशनशिप होती है। फर्स्टली तो डिवीजन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें तो स्विस संविधान में कुछ विषय संघीय अधिकार क्षेत्र में रख दिए गए और कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कैंटन तथा संघीय सरकार दोनों को अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, अर्थात उन्हें समवर्ती अधिकार क्षेत्र में रखा गया है, तथा कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर अधिकार क्षेत्र संघ तथा कैंटनों की सरकारों में विभक्त कर दिया गया है। सेकेंडली, इसके अंदर फेडरल पावर्स की अगर हम बात करें तो संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में संघ सरकार को अनेक विषयों पर एक्सक्लूसिव अधिकार प्रदान किए गए हैं, अतः संघीय अधिकार क्षेत्र के प्रमुख विषय हैं जिसके अंतर्गत वैदेशिक संबंध अर्थात दूसरे देशों से संधियां करना, युद्ध की घोषणा करना
और राज्य प्रतिनिधि आदि भेजना, देश की सुरक्षा आदि इसके अंतर्गत रखे गए हैं। थर्डली, हम कॉन्क्रीट लिस्ट की अगर हम इसके अंतर्गत बात करें तो ये वे विषय हैं जिन्हें समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, और इस प्रकार के विषयों में हम प्रेस पर नियंत्रण, उद्योगों पर नियंत्रण, बैंक व्यवसाय और राजपत्रों की व्यवस्था आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसी के अंतर्गत डिवाइडेड पावर्स की बात करें, जिसे हम विभक्त अधिकार कहते हैं, तो स्विस शासन प्रणाली का यह अनुभव अनुपम विशेषता है। कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर कुछ विषयों के संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार संघ तथा राज्यों में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल, विदेशों से संधियां करना संघीय अधिकार क्षेत्र में है, परंतु कैंटन अपने निकटवर्ती राज्यों में संविधान द्वारा निश्चित की गई सीमाओं के अंतर्गत ही कुछ विशेष विषयों पर संधियां कर सकते हैं। इस तरह से हम उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट होता है कि संघीय सरकार का अधिकार क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक और विस्तृत है। अतः संविधान के अंतर्गत प्रत्येक कैंटन तथा अर्ध कैंटन को अलग अलग संविधान बनाने तथा पृथक सरकार रखने का अधिकार है। तत्पश्चात हम देखेंगे टेंडेंसी टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, कि स्विट्जरलैंड यद्यपि एक संघ राज्य है, किंतु उनकी शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे तत्व विद्यमान हैं जिनसे प्रकट होता है कि स्विस संघ में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बहुत अधिक प्रबल है। इसके अंतर्गत हम निम्न बातों को देखेंगे। फर्स्टली, संविधान द्वारा महत्वपूर्ण शक्तियाँ संघीय सरकार को सौंपी गई है। सेकेंडली, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि समवर्ती सूची के संबंध में अंतिम शक्ति जो है वो केंद्र को प्राप्त की गई है। थर्डली, हमने इसके अंतर्गत देखा केंद्र तथा कैंटनों के अधिकार क्षेत्रों में हस्तक्षेप की व्यवस्था की गई है। फोर्थली, कैंटनों के कानून पर संघीय कानूनों की प्राथमिकता रखी गई है। फिफ्थली, कैंटनों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता है। एंड सिक्सथली, कैंटनों पर संघीय सरकार का नियंत्रण है। एंड लास्टली, कैंटनों के अधिकार क्षेत्र को सर्वोच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह इनके अंतर्गत सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति है। लेकिन अगर हम व्यवहारिक राजनीति में केंद्रीयकरण की बात करें तो इसके अंतर्गत ये प्रकट होता है कि मूल संविधान के अंतर्गत तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति विद्यमान थी, परंतु संविधान लागू किए जाने के बाद भी केंद्रीयकरण की इस प्रवृत्ति का निरंतर विकास हुआ। अतः रैपर्ड ने इस संबंध में कहा है कि अमेरिका की भांति स्विट्जरलैंड में भी ऐतिहासिक विकास राष्ट्र के राजनीतिक जीवन के आकर्षण केंद्रों को खंडों से हटाकर अधिकाधिक संपूर्ण की ओर ले जा रहा है। इस तरह से हम देखते हैं कि केंद्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है उसके आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि स्विस संघ में कैंटनों का कोई महत्व नहीं है। अतः संविधान के द्वारा कैंटनों को न केवल अविशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई है, बल्कि निकटवर्ती राज्यों के साथ संधियाँ करने व सेना रखने की ऐसी शक्तियाँ प्रदान की गई है जो साधारणतः संघ राज्यों में इकाइयों को प्रदान नहीं की जा सकती। इसलिए उपयुक्त एस्पेक्ट्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में स्विस संघ के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकारें दोनों को ही अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त है। अतः इन दोनों में अत्यंत सद्भावनापूर्ण संबंध और पारस्परिक सहयोग है, जिसका प्रमाण यह है कि अधिकांश संघीय कानूनों की क्रियान्विति कैंटनों की सरकारों द्वारा ही की जाती है और नवीन संविधान के अंतर्गत केंद्र सरकार और कैंटनों की सरकारों के बीच आपसी सहयोग की भावना और स्थितियों का पूर्ण रूप से संविधान और राज्य व्यवस्था की तुलना में अधिक प्रबल बनाने की चेष्टा की गई है। इस तरह से हमने देखा कि स्विट्जरलैंड की संघीय व्यवस्था के अंतर्गत किस तरह से तो टेंडेंसी टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन की प्रवृत्ति है और कैंटन और संघीय शासन में क्या संबंध है और किस तरह से संघीय व्यवस्था के अंतर्गत संघीय तत्वों को देखा गया है। आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट एस्पेक्ट्स को लेंगे। धन्यवाद।